बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज तो मुराद सईद साहब ने तबले जंग बजाया है और एहसन इकबाल साहब को मुखातिब किया है कि आपके घबराने का वक्त हुआ चाहता है। वजह वो ये बयान करते हैं कि सक्खर मुल्तान मोटरवे में उनके बकौल 50 अरब रुपए कहाँ गए, और वो ये कहते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने कर्ज़ इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया है, उस कमीशन में सबसे पहला केस मैं यही रखूंगा। मेरे पास तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं। 5 सवाल वो पूछते हैं एहसन इकबाल साहब के, उनके जवाब मांगते हैं और कहते हैं एहसन इकबाल साहब जवाब नहीं दे रहे। तो ये बड़ा तफसील तलब मामला है। तो मुराद सईद साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे और फिर एहसन इकबाल साहब का जवाब भी सुनेंगे। ये आज का हमारा बुनियादी मौजू है। फिर जो कर्ज़ इंक्वायरी कमीशन है, उसका जब से वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है तब से जो सियासी दर्ज हरारत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि आज फिरदौस आशिक अवान साहब भी इसके दिफा में बोली, लेकिन जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब को चैलेंज कर दिया कि अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली में आकर तकरीर करें और अपने असासाजात की डिटेल वेबसाइट पर लगाएं। ये मौजू। और फिर पेशावर से बड़ी अहम खबर है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो वज़ीर आला KPK के मुआवने खुसूसी और मुशीरों की तयनाती का नोटिफिकेशन है उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। इस पर अजमल खान वज़ीर साहब कुछ दबे दबे अल्फाज में शिकवा करना चाह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं गई, तो उनकी बात भी सुन लेंगे। लेकिन असल बात हाई कोर्ट का फैसला क्या है? असल बात फैसला है जी, बिल्कुल सुनी गई या नहीं सुनी, ये बात की बात है। वो तो अदालत जाने और वो जाने। ठीक हो गया। हम कोई अदालत के बान नहीं है कि उनकी वहाँ सुनवाएं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इस सब से हट के एक और मौजू, वो जजेस के ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिनकी समाअत होने जा रही है, उन रेफरेंसेस के हंगाम जो वकला बरादरी है उसका लाहेअमल हमें पहले कुछ और दिखाई दे रहा था। अब वाज़ेह हो चुका कि धड़ेबाजी हो चुकी, तकसीम हो चुकी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की जा रही है। मेरी मुराद लाहौर बार का लाहेअमल है और सुप्रीम कोर्ट बार का लाहेअमल है। इससे ज़रा बात शुरू कर देते हैं कि वकला बरादरी की इस मौजू पे लाहौर तकसीम वाज़ेह है। बार एसोसिएशन का आज इजलास मुनक़िद हुआ था जिसमें हंगामा हो गया और PTI के वकील और मुस्लिम लीग नून के और दूसरी जमातों के आपस में लड़ पड़े और कोई रेजोल्यूशन वहाँ पास नहीं हो सका। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2 बड़े धड़े जो हैं वकला सियासत के, एक हामिद खान साहब का धड़ा और एक मरहूमा आसमा जहांगीर साहबा जिसकी क़यादत करती थी, उन दोनों ही ने काजी फायज ईसा और के आगा साहब का जो रेफरेंस है उसके हवाले से एक एहतजाजी नुक्ता नज़र अपनाया है। लेकिन एक जो PTI के एक और ग्रुप है उसने ये सवाल उठाया है कि ये रेफरेंसेस जो हैं ये क्योंकि दस्तूर के मुताबिक रेफर किए गए हैं 209 दफ़ा जो है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उस पर अपनी राय देनी चाहिए और दस्तूर के मुताबिक काम करना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार का ऐलान है ये इन रेफरेंसेस पर दबाव डालने के मुतरादिफ है। चलिए, अब ये तो उनकी नुक्ता नज़र है। देखिए, जो अमानुल्लाह किनरानी हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम धरना देंगे और एहतजाज करेंगे। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ कोयटा बार एसोसिएशन और सिंध बार एसोसिएशन ये सब उनके साथ हैं। और बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि उनसे सवाल किया गया कि आप का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, आप सेनेटर भी रहे हैं शायद, तो आप जो इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई हुई थी तो उस वक्त तो आप उनके खिलाफ खड़े थे, यानी उस कार्रवाई के हक में थे। हाँ, रेफरेंस के हक में थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आप बलूचिस्तान का नाम लेकर ये नुक्ता नज़र कैसे इख्तियार कर? बड़ा उम्दा सवाल है वैसे। तो उस पर कई लोगों ने मदाखलत की कोशिश की, उन्होंने नहीं कहा, सबको रोका यानी कि सवाल ना पूछे, कि सवाल पूछा जाए, इत्मीनान से सवाल का जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो भी उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, पहले दायरा इस्लाम में नहीं थे। तो मुझ में अगर तब्दीली आ गई है तो ये मुस्बत तब्दीली है, इसका खैर मकदम करना चाहिए। तो बहरहाल देखिए, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है और जिसमें ये कहा है कि इस रेफरेंस की समाअत नहीं होनी चाहिए, ये काबिल समाअत नहीं है।
और इसी तरीके से जस्टिस जवाद ख्वाजा जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक सरबराह हैं, चीफ जस्टिस है साबिक, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है, उमर गिलानी नौजवान एक और इनके साथी, उन्होंने कहा है कि ये रेफरेंस जो है, क्योंकि 300 के करीब रेफरेंस और भी पेंडिंग है, इसलिए इसकी जो बारी जो है उससे पहले इसकी समाप्त नहीं होनी चाहिए थी ये। लेकिन अमानुल्लाह करनानी ने एक बात बड़ी अहम कही है, और मैं भी समझता हूँ, मेरी भी राय यही थी कि अभी नोटिस जारी नहीं किया गया काजी फायज ईसा साहब को या किसी दूसरे साहब को, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसके काबिल समात होने के, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उसके काबिल समात होने के बारे में फैसला करना, उसको तय करना है, ये तय करना exactly, उसके ये बड़ा बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, देखिए एक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का जो मामला था, उस वक्त तो रेफरेंस जो है उसको क्वेश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सही है, और उसकी समात नहीं हो पाई थी। उस फैसले पर भी तनकीद होती है और कहा जाता है कि वो शायद एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम को काम करने से रोक दिया गया, और ये कोई इस लिहाज से ये दुरुस्त फैसला नहीं था। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि उसी फैसले को फॉलो करते हुए ये आज ये जो कार्रवाई ख़त्म कर देनी चाहिए। इसकी जो तफसीलात जब हमारे सामने आएंगी तो उस वक्त उस पर गुफ्तगू करेंगे। ठीक हो गया। पहले तो बात यह है कि जो भी वकीलों के धड़े हैं उनको कानून के दायरे में, आइन के दायरे में पुरअमन रहते हुए अपना एहतजाज करना चाहिए, या अपना नुक्ता नजर जो है उसको बयान करना चाहिए। सही हो गया। अगर कोई धींगा मुश्ती होगी वो तो फिर मुनासिब बात नहीं है। कानून की पासदारी की आप बात करते हैं, दोनों उनका जो मुकाम है, नुक्ता नजर दो हो सकते हैं। देखिए, और इसलिए हर कानूनी नुक्ता जो है उस पर दो राय होती है, और दोनों तरफ से वकील खड़े होते हैं, और ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं बड़े काबिल एहतराम हैं, और इसलिए पूरे एहतियात के साथ इस मामले को हैंडल किया जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी वो जो हमारा आज का लीड स्टोरी थी, जिसमें मैंने जिक्र किया कि वफाकी वजीर पोस्टल एंड सर्विसेज मुराद सईद साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज उन्होंने की है, वो टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ दस्तयाब हैं। क्योंकि आसन इकबाल साहब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इल्जामात लगाए जी, और इससे तो मैंने सोचा कि डिटेल में जान लूं ना कि वाकया है क्या और मामला है क्या। आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, उनसे गुफ्तगू जी, तो वो आपको हम बल्कि नहीं टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ, वो हम बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुराद सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी। सबसे पहले तो बात ये शुरू करते हैं कि आपने कमीशन का जिक्र किया, जो कर्ज इंक्वायरी कमीशन है, अपने सब्जेक्ट के एतबार से ये कब बनेगा और कब से काम शुरू करेगा? आपने कमीशन की बात की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया, ये पूरे कौम की एक ख्वाहिश है, और तहरीक इंसाफ की बुनियाद भी एहतिसाब के नारे पे डाली गई थी कि इंसाफ भी होगा और एहतिसाब भी होगा। तो सबसे पहले तो कमीशन के ट्यूआर अब जाहिर सी बात है कि तय होंगे, आईनी और कानूनी तकाजों को पूरा करके होंगे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट की तो आज सबसे पहले हमने अपनी वजारत को उस कमीशन के सुपर्द किया, और हमने ये भी कहा कि एक प्रोजेक्ट, जरा हम जब लोन की बात करते हैं अजमल भाई, एक प्रोजेक्ट जो आज मैंने कहा कि जैसी कमीशन तश्कील दिया जाएगा और तश्कील होगा तो उसके बाद सबसे पहले हम मुल्तान शक्कर का जो प्रोजेक्ट है वो हम उधर भेज रहे हैं, क्योंकि ये भी लोन के ऊपर है, और एक प्रोजेक्ट के ऊपर 50 अरब से ज्यादा पाकिस्तानी कौम का नुकसान हुआ है। और मैंने हसन इकबाल से काफी अरसे से चंद सवाल भी किए थे, मैंने जावेद सादिक के हवाले से भी सवाल किया था कि उसका क्या किरदार है, जो 2015 में बोली लगनी थी जिस प्रोजेक्ट की। ये मुराद सईद साहब, यहाँ नाज़रीन की याद दहानी के लिए आपका सवाल है क्या, आपके 5 सवालों का कंटेंट क्या है, अगर आप बता दें ताकि आसानी हो जाए ना कि आप क्या फ्रेम करना चाह रहे हैं। देखिए, पहली चीज ये कि 2013 में हसन इकबाल और नवाज शरीफ जाके एक कंपनी के साथ MOU करते हैं। पहला सवाल हसन इकबाल से ये था कि आप मिनिस्टर प्लानिंग थे, आप किस तरह मिनिस्टर कम्युनिकेशन की जगह पे साइन कर सकते हैं। नंबर दो ये सवाल था कि जावेद सादिक, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा था कि ये शहबाज शरीफ का और शरीफ खानदान का फ्रंटमैन है, तो इसका जावेद सादिक का इस प्रोजेक्ट में क्या किरदार था। फिर तीसरी चीज मैंने ये उठाई कि क्या जावेद सादिक आज भी इस कंपनी का डायरेक्टर है कि नहीं है।
चौथा सवाल ये था कि जब फिजिबिलिटी बनी तो 242 अरब इस प्रोजेक्ट की कास्ट थी, आपने उसको बढ़ा के डायरेक्ट 292 अरब कर दिया और फिर वो जो ड्यूटी एग्जेम्पशन वगैरह दे के आपने 300 अरब से ऊपर इसको लेके गए। ये 50 अरब से ज्यादा रुपया जो है ये आपकी जेब में गया या ये गया नवाज शरीफ की जेब में, इसका भी जवाब दीजिए। पैसा तो गया, उनका तो नुकसान हुआ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फिर आखिरी सवाल मेरा ये था कि एहसन इकबाल क्या ये बताना पसंद करेंगे कि अजमल भाई बोली लगनी थी 2015 में, 2013 में इसने एमओयू करके इस कंपनी यानी को ये प्रोजेक्ट आप दे दिया ये था। कह रहे हैं कि आपका नुक्ता सिर्फ मुल्तान सखर सेक्शन के ऊपर महदूद है, आपकी फाइंडिंग्स ये हैं कि 50 अरब रुपया ज़ाया हुआ, तो वो कहाँ गया फिर आपके बकौल? यही तो कमीशन ने बताना है। मैं आपको अजमल भाई एक और चीज भी बता दूं कि ये केस अब नेब में भी चल रहा है और उनको तमाम रिकॉर्ड, हम जो बात मैं कर रहा हूँ ये तमाम चीजें हमने डॉक्यूमेंट्स इसके साथ, आपको मैंने बात की है, उनको मैंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए नेब को। तो एक तो हमारी इदारे ने उनको डॉक्यूमेंट्स पे दे दिए। अब सवाल ये है कि 50 अरब से ज्यादा रुपया जो कौम का नुकसान हुआ सिर्फ एक प्रोजेक्ट में। अजमल भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि कमीशन बनाना चाहिए था कि 24,000 अरब रुपया जो आपने कर्जा लिया ये गया कहां पे? तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि 50 अरब से ज्यादा का नुकसान किया, तो ये रिकवर होना चाहिए। एहसन इकबाल ने दिया कि नवाज शरीफ ने दिया, क्योंकि दोनों मौजूद थे, साइन है एहसन इकबाल का। चलें ये बात करने का ये तो फायदा हो गया ना कि वजाहत हो गई, वरना हम तो समझ रहे थे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि एहसन इकबाल के घबराने का वक्त हुआ चाहता है कि गालिबन आप उन्हें नैब की धमकी दे रहे हैं। नहीं, वो तो कमीशन की धमकी है फिलहाल। ठीक है, मगर ये तो मामला नैब भी देख सकती है, FIA देख सकती है, और असल में तो अब ये तो दूसरे वो तो कह रहे हैं 10,000 अरब रुपया जो है अभी आया है की तरफ आता वो कहाँ गया? जी जवाब दे, सवाल तो सारे होते रहेंगे। जवाब दे दे। सर मैं दावत नहीं दे रहा, मैंने आज जैसी कमीशन जिस वक्त भी तश्कील हुआ, डॉक्यूमेंट्स आज मैंने मीडिया के सामने रख के मैंने उसी 1 घंटे के अंदर अंदर इसको कमीशन के पास भेजना है। सिर्फ इसको नहीं भेजना, दूसरी बात सुनिए कि पिछले 10 साल का प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है 10 साल का इंशाल्लाह 1 हफ्ते में तमाम प्रोजेक्ट जो लोन लिया गया वो कहाँ पे खर्च हुआ, हमारी नजर में कहीं पे इर्रेगुलरिटी है, तो वो सारी चीजें भी देके हम तैयार उनके सामने रख देंगे कि आइए, यही तो हमारा ख्वाब था कि पाकिस्तान में न सिर्फ एहतिसाब हो बल्कि रिकवरी भी हो। अच्छा, आप ये वाजे कर दें कि इस कमीशन के अलावा इसी मामले पे कोई रेफरेंस, कोई इंक्वायरी, कोई शिकायत नैब में भी चल रही है एहसन इकबाल साहब के खिलाफ, या आप चला रहे हैं, उसे परसू कर रहे हैं आप? नहीं जी, मैं एक इस चीज की बात कर रहा था और उनको मैंने ये भी कहा कि जब भी मैं सवाल करता हूँ, आपको याद होगा कि उसने एक वीडियो पैगाम जारी किया था मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उसने कहा था कि मैं पार्लियामेंट में जवाब दूंगा। पार्लियामेंट में रोज मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाता, लेकिन एक दफा भी वो नहीं उठा और उसने लबकुशाई नहीं की। फिर मैंने उसको जवाब दिया कि जनाब आप भूल गए हैं, शायद मैं नहीं भूला, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने पार्लियामेंट में बोलना था। वो फिर भी नहीं बोला। फिर उसने कहा कि मैं इसको कोर्ट लेके जाऊंगा। तो जब कोर्ट के 14 दिन पूरे हो गए तो फिर मैंने वीडियो पैगाम जारी करके उसको कहा कि जनाब आप शायद भूल गए, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, आप मुझे कोर्ट में लेके गए। चलो ये बात तय होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता और शामी साहब था, क्योंकि NHA का जिक्र वो कर रहे थे ना, उसको डील कर रहे हैं, तो NHA का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि 530 करोड़ रुपए का खुर्द बुर्द हुआ या इधर उधर हुआ वो पैसा वो रिकवर किया, ये क्या मामला है? देखिए 430 करोड़ रुपए जो रिकवर हुए हैं वो NHA के अकाउंट में अब है, मतलब पाकिस्तान के पास है। नंबर 1। नंबर हुकूमी खजाने में है। नंबर 2 कि क्या उनको सजाएं मिली? जी बिल्कुल, ऑफिसर्स को भी सजाएं मिली, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी सजाएं मिली। क्या जो पॉलिटिशियन थे या कहीं पे किसी का वहां पे किरदार था तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, उनके ऊपर भी हुई और कुछ के ऊपर हो रही है और कुछ तो जो रकम रिकवर की वो कहाँ, वो रकम थी कहाँ, किसके पास थी, कौन लोग थे जो इस रकम को हथिया बैठे थे, कौन कौन सियासतदान थे ये? वो सियासतदान अजमल भाई जो कि खुद कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, वो तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो क्या कुछ मजीद नाम भी सामने आ सकते हैं इस केस में? बिल्कुल आएंगे जी, बल्कि आ रहे हैं। तो आप सवाल ये पूछते हैं कि 24,000 अरब रुपए किन मंसूबों पर खर्च हुए? जवाब मिलता है जो माजी की गवर्नमेंट्स थी कि जनाब बिजली की पैदावार हमने की, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, रोड्स बनाए, आवाम को सहूलियात दी, तो नज़र तो आता है ना लगा कहाँ है वो पैसा।
सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के अंदर 24,000 अरब रुपया कर्जा मुल्क के ऊपर चढ़ाया। अब जरा सवाल करते आपने कहा कि सड़कें बनी, ये अगर सड़क बनी भी तो जो प्रोजेक्ट 242 अरब का था वो आपने 300 अरब से आगे लेके गए। एक प्रोजेक्ट में आपने 50 अरब से ज्यादा का टीका लगाया कौम को। तो ये पूछना चाहिए कि नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के पास जो जिम्मेदारी आज मेरे पास है, ये नवाज शरीफ खुद इसको देख रहा था। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक हफ्ते के अंदर हम तमाम प्रोजेक्ट्स जो लोन लिए गए, जो चीजें कमीशन आखिरी मेरा आपसे सवाल, आखिरी आपके बात पूरी होगी। आखिरी सवाल के अच्छी बात है, आप कर्ज इंक्वायरी कमीशन बनाएं, आप नैब में लेके जाएं। वो बीआरटी का भी एक मंसूबा था ना जो आपकी केपी की सरकार के दौर में शुरू हुआ, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कहाँ वो 40 अरब की उसकी लागत थी, वो बढ़ता बढ़ता डबल हो चुका है, उसमें कई खामियां भी सामने आ रही हैं। तो उसके लिए भी दावा देना इस कमीशन को, वो उसकी जांच पड़ताल करे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए अभी तो फेडरल लेवल पे कमीशन है, सूबा आता है नहीं आता, क्यूआर क्या है। मैंने अपनी वजारतों को, जो मेरे पास जिम्मेदारियां हैं 2 वजारतों की, मैंने तो उसको पेश कर दिया। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को जानता हूँ कि कहीं पे भी कोई भी खामी, कोई भी कोताही उनको नजर आएगी तो अजमल भाई आप खुश हो कि आज का प्राइम मिनिस्टर वो शख्स है जो कि हमें समझा चुका है कि करप्शन से क्या नुकसान होता है। तो वो तो ये आज जो कमीशन बनने जा रहे हैं वो क्यों बनने जा रहे हैं कि कहां पे मुल्क को नुकसान हुआ था। तो मैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं, मुझे उसकी डिटेल्स का इल्म नहीं होगा क्योंकि वो सूबे के पास है। लेकिन जो भी होगा मैंने आपको एक लफ्ज में बता दिया कि अगर हमारे यानी पेशावर बीआरटी भी जा सकता है उस कमीशन के सामने। कहना तो आप शायद यही चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुराद सईद साहब। 3 नाहम निकात थे लेकिन असल मुद्दा तो एहसन इकबाल साहब वाला है, तो मुनासिब था कि हम उनको भी जहमत देते। फिर उससे दरख्वास्त की, वो तशरीफ ला चुके हैं, बराह रास्त बैठे हुए इस्लामाबाद से, उनसे बात कर लें अब। ठीक। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी आज़म साहब, आपने ये गुफ्तगू सुन ली? देखिए शामी साहब, मैं तो गुफ्तगू सुन के हंस रहा था। इस हुकूमत का अलमिया यही है कि अनाड़ी लोग बैठे हैं जिनको ना हुकूमत के ज़ाब्तों का पता है, ना हुकूमत के प्रोसेसेस का पता है। पहली बात यह है कि मुराद सईद साहब को अगर इतनी बड़ी शिकायत है तो मैं तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, मेरा तो उनकी वजारत से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने अब तक क्यों नहीं ये शिकायत नैब को लिखकर भेजी कि इतनी बड़ी करप्शन हुई है, इसका जायज़ा लें। इनका फ़र्ज़ है कि अपने महकमे के ख़िलाफ़ ये केस बनाते और उसको नैब को भेज देते। किसने रोका हुआ इन्हें? ये मेरे कौमी असम्बली के बार बार कहते हैं कि जवाब नहीं दिया। जितनी इनको इजाज़त है वहाँ पे स्पीकर इनका है, वो इनको 2-2 घंटे मुग़ल्लज़ात बोलने की इजाज़त देता है। हम जब खड़े होते हैं हमें मौका नहीं देता। तो इसलिए अब हमने अदालत में मैंने केस किया हुआ है, इनको बुलाया जाएगा वहाँ पे, तारीख उसकी निकली हुई है। अब आपको एक देखे ना बाकायदा प्लेटफॉर्म तो यहाँ बन गया ना, क्योंकि उन्होंने इल्जाम लगाए, आपको हमने दावत दी, आप अब जवाब दे सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, मैं बेहद मशकूर हूँ। देखिए ये जो मुल्तान सक्खर मोटरवे का प्रोजेक्ट है, ये सीपैक का मंसूबा है, ऑफिशियल मंसूबा है। ये मौसूफ जिस जाली डिग्री जब आपने ली हो ना, आप कागजात पढ़ नहीं सकते। जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ये बात कर रहे हैं कि जिस पर मेरे दस्तखत हैं, वो ये है कि 2013 में जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पे इस कंपनी ने, जो एक चाइना की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये पेशकश की कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हम बग़ैर किसी लागत के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहते हैं इस मंसूबे की जो सीपैक में शामिल किया गया है। तो आप हमें इजाज़त दें तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई पैसा नहीं लग रहा और कोई खुद से फिजिबिलिटी करना चाहता है, हमने कहा बिस्मिल्लाह ज़रूर करें। लेकिन उनका एतराज़ तो ये है कि ये 2015 में उनका एहसन साहब उनका एतराज़ ये था, मैं साथ उनके सवाल भी उठाऊँ ना, वो कहते हैं कि 2015 में बोली लगनी थी इस मंसूबे की, आप 2013 में ही साइन कर आए। और दूसरी बात ये कि आप तो कम्युनिकेशन के पोर्टफोलियो के बगैर दस्तखत कर आए, जबकि आप प्लानिंग के वज़ीर। मैंने वही चीज़ वजाहत की ना कि जो MOU 2013 में दस्तखत हुए थे वो एक फिजिबिलिटी स्टडी की ऑफर थी, जब उन्होंने कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहते हैं जो नॉन बाइंडिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे, तो उस पर क्या एतराज़ हो सकता है? ठीक। 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ सीपैक का पाकिस्तान और चाइना की हुकूमत के तहत। इसमें हमने ये शर्त डलवाई कि चीन की हुकूमत एक नहीं 3 कंपनियां नामजद करेगी जिनके दरमियान बिडिंग होगी और जो लोएस्ट बिडर है उसको प्रोजेक्ट जाएगा। अब 2015 में चीन की हुकूमत ने
3 कंपनियों का पैनल नॉमिनेट किया या नामजद किया। उन 3 कंपनियों में एक कंपनी वो है कि जिसको ये ठेका मिला हुआ है। अब अगर मुराद सईद साहब को कोई पूछना है या शिकायत है तो जाके चीन के सदर से या चीन के वजीर आजम से पूछें कि जावेद सादिक की कंपनी को आपने उस पैनल के अंदर क्यों शामिल करके दिया है। इसका जवाब ना नवाज शरीफ दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूं। ये चीन की हुकूमत मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक आ गई। 3 कंपनियों का पैनल। ठीक, एहसन साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात यहाँ आगे जारी भी रखेंगे क्योंकि वो 50 अरब कहाँ गए वो सवाल तो बाकी है, वो मैं आपसे पूछता हूँ। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एहसन इकबाल साहब जवाब दे रहे हैं जनाब मुराद सईद साहब के इल्ज़ामात के ऊपर, तो बात जारी रखते हैं। सर 2 सवाल थे बुनियादी जिस पे फोकस बार बार कर रहे थे मुराद सईद साहब। एक तो ये कि आप तो वज़ीर प्लानिंग थे, ये दस्तखत तो वज़ीर कम्युनिकेशन ने करने थे, आपने क्यों किए? और दूसरा ये कि वो तो 242 अरब की फिजिबिलिटी थी, वो बढ़कर 292 और फिर दीगर मामला डाल के 300 होगी, तो वो कहते हैं 50 अरब रुपया कहाँ गया? वो देखें ना, ये जो बदकिस्मती है कि इस हुकूमत ने अनाड़ी और ना तजुर्बेकार लोग रखे हैं जिन्हें ना सिस्टम का पता है ना ये PC1 पढ़ सकते हैं। अगर ये मौसूफ सिर्फ एक्नेक की वो समरी पढ़ लेते जो उस इदारे ने मंजूर किया जिसमें PTI की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का नुमाइंदे भी और वज़ीर भी मौजूद थे, एक्नेक में ये सब मौजूद होते हैं, तो इनको ये तमाम जवाबात मिल जाते हैं। ये लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। मैं पहली बात आपकी ये कहूँगा, दस्तखत मैंने क्यों किए, उस मौके पे कोई मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन का पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर के पास था और ये कतन मुनासिब नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर जो है उस कंपनी के साथ बैठ के MOU पर दस्तखत करें। लिहाजा मैं बैसियत प्लानिंग मिनिस्टर, चूँकि CPAC की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था, मुझे उन्होंने हदायत की कि आप कम्युनिकेशन मिनिस्टर की जगह इस पर कर लें, तो इसमें कोई यानी वजीर आजम की हदायत पर आपने दस्तखत किया आपको? जी हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात ये मैंने आपको बताई कि जो 2013 में MOU हुआ था वो एक फिजिबिलिटी स्टडी का था जो उस कंपनी ने खुद रज़ाकाराना तौर पे ऑफ़र किया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। ठीक। तीसरी बात यह कि जो प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ वो उस MOU के तहत नहीं हुआ, प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ 2015 में जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें यह तय पाया कि हुकूमत चीन 3 कंपनियां नामजद करेगी जो बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगी और उनमें से जो लोएस्ट बिडर है उसको ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा। अब ना मेरे इख्तियार में ये था ना प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में है कि चीन की हुकूमत किसे नामजद करेगी। चीन की हुकूमत ने और NDRC जो उनका इदारा है, उन्होंने अपनी सवाबदीद पे जो उनके काबिल एतमाद कंपनियां थीं जो नेक नामी करें, अच्छे प्रोजेक्ट बनाएं, उस बुनियाद पे उन्होंने हमें एक पैनल फॉरवर्ड किया। उन 3 कंपनियों की बोली हुई। अच्छा, अब ये जो 50 अरब का मामला है वो ये है कि जो इस प्रोजेक्ट का ओरिजिनल PC1 बनाया गया था वो 2014 में अप्रूव हुआ था, जो NHA के CSR रेट्स 2014 के ऊपर मबनी था, जो नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस होता है। जब हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया और इस मंसूबे को एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने पे जोर दिया, तो ये तय पाया कि ये प्रोजेक्ट EPC मोड के अंदर किया जाएगा। EPC मोड होता है जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, या आप ये कह लीजिए कि टर्न की बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ना सिर्फ तमाम चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होता है बल्कि जितने रिस्क्स हैं और एस्केलेशंस हैं उसकी ज़िम्मेदारी भी उसके ज़िम्मे पड़ जाती है। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को EPC मोड में लेके जाएंगे वो 10-15% उसका रेट चढ़ जाता है, चूँकि कॉन्ट्रैक्टर उसके अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ा रहा होता है, रिस्क ले रहा होता है। फिर जब उसे आपने टाइम बाउंड स्क्वीज़ किया कि 3 साल में हर हाल में ये मुकम्मल होना चाहिए, तो यकीनन कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए फिर एक्स्ट्रा मोबिलाइजेशन करता है, वो भी उसमें ज़्यादा उसकी कीमत हो जाती है। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी बिड रिवाइज़ होने में जहाँ हमें उनकी बिड आई, 2 बिड्स थी, एक 400 अरब की कुछ थी और एक ऑल्टरनेट थी 336 अरब के करीब। तो 400 वाली जो थी जिसमें उन्होंने ड्यूटीज़, टैक्सेस और सब कुछ शामिल किया हुआ था वो बहुत हाई थी, हमने उसको नहीं खोला, रिजेक्ट कर दिया। जो ऑल्टरनेट बिड है मेरी याददाश्त के मुताबिक 336 अरब की, वो उस वक्त NHA ने खोली थी और उसे खोलने के बाद उनसे मज़ीद क्लैरिफिकेशंस लेके तकरीबन उसमें 40 अरब की कटौती कराई जो कि 290-95 अरब पे उनकी आ गई थी। अब जब वो बिड हमने मुकम्मल की,
جو اوریجنل NHA کے کاغذ تھے اس سے کمپیئر کی تو یہ پتہ چلا کہ جو ایکچول گراؤنڈ سروے ہے اس کے مطابق اس موٹر وے کی لینتھ میں 5-7 کلومیٹر اضافہ ہو گیا. پھر اسی کے حساب سے NHA نے اس کے اندر کئی انڈر پاسز، کئی ریسٹ ایریاز بڑھا دیے، کئی اور چیزیں بڑھا دیں. جو سپیکس بدلیں، جو اوریجنل سپیکس سے زیادہ اس کے اندر ڈالی گئیں، اس کے بھی قیمت بڑھی. اور سب سے بڑھ کر یہ تقریباً 15 ارب روپے کے ایریگیشن کے بند شامل کیے گئے، چونکہ یہ موٹر وے ملتان سے سکر ریور انڈس کے ساتھ چلتی ہے اور یہ خطرہ تھا کہ اگر وہ احتیاطی حفاظتی بند نہ بنائے گئے نہروں اور دریا کے ساتھ تو یہ موٹر وے خراب ہو جائے گی. تو یہ 50 ارب ان نئی اسپیسیفیکیشنز اور نئی چیزوں کے ساتھ بڑھے کہ جو اس میں ایڈ کی گئی تھیں اس موٹر وے کی مضبوطی کے لیے. یہ بات تو طے ہو گئی، آپ نے ان کے تمام الزامات کا اپنے تئیں جواب دے دیا، لیکن آپ تشریف رکھتے ہیں تو آپ کی موجودگی فائدہ. ایک منٹ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا. آسان ہے کہ یہ بات بتائیں مجھے کہ یہ ایک زمانے میں نے سنا تھا کہ چین کی حکومت جو ہے اس نے بھی کنسرن ظاہر کیا ہے ان کے ان الزامات پر اور اس کی تکرار پر. کیا اس میں بھی کوئی صداقت تھی یا ہے؟ بالکل صداقت ہے. دیکھیے جو یہ کمپنی کام کر رہی ہے یہ چائنا کی سرکاری کمپنی ہے، اسٹیٹ کمپنی ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں کہ چائنا کی اسٹیٹ انٹرپرائز اپنے ہی وزیر کے خلاف ایک وضاحتی بیان جاری کرے کہ ہمیں افسوس ہوا ہے، دکھ ہوا ہے، بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا کور پروجیکٹ ہے. اس کی نگرانی جہاں ہم کر رہے تھے وہاں چائنا کے وزیر ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹ منسٹری کے وزیر کر رہے تھے. اور جب ہم اس کی نیگوسیشنز کر رہے تھے، اس کی بڈنگ کے اوپر، کاسٹنگ کے اوپر کوشش کر رہے تھے قیمت گھٹائیں، چائنا کے ڈپٹی منسٹر ٹرانسپورٹ کے پاکستان آئے، وہ خود آ کے نگرانی کرتے رہے. اس کمپنی کو انہوں نے اپنے پاس بلایا. چائنا کی حکومت اعلیٰ ترین سطح پہ اس پروجیکٹ کی نگرانی میں شامل تھی. جب آپ اس قسم کے بے تکے، بے معنی اور اپنی لا علمی کے اوپر صرف اپنے عمران خان لیڈر کو خوش کرنے کے لیے اور اس جھوٹ ایکسپریس کو چلانے کے لیے جو آپ چلا کے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی ناکامیوں پر نظر نہ پڑے، بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں 430 کروڑ روپیہ تو ریکور کیا نا انہوں نے آتے ہی. وہ کیا خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم نے ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے سر، لیکن یہ دیکھیں نا فیکٹ کیا ہے کہ 430 کروڑ روپیہ قرضہ تقریباً چلیں دوبارہ کنیکٹ جو چائنا نے کریں. دیا. آپ غالباً ہمیں سننی نہیں، احسن صاحب ہمیں سننی پا رہے، ان سے ہم دوبارہ ٹیلی فون لائن کنیکٹ کرتے ہیں. دستیاب تو ہیں ویڈیو لنک پہ لیکن ٹیلی فون لائن کٹی ہے، دوبارہ ان سے کال ملاتے ہیں. سر دیکھیں نا یہ بھی تو فیکٹ ہے نا. 430 کروڑ سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں. میں اس سے ہٹ کے یہ کمیونیکیشن منسٹر نہیں تھے. یہ بات تو طے اب وہ انہوں نے ریکور کیا یا نہیں کیا یہ تو ایک الگ گفتگو ہے نا. یہ ایک فیکٹ ہے نا. یہ بھی تو وہ یہ پتہ نہیں حقیقت ہے نہیں ہے. بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قومی خزانے میں رقم جا چکی ہے. درست ہے، اچھی بات ہے، جا چکی ہوگی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ کمیونیکیشن منسٹر جو ہے وہ تو اب آسن نے کیا اس کا جواب دینا ہے؟ نہیں وہ تو نہیں دیں گے، لیکن دوسری بات یہ تھی میں ان کی موجودگی کا فائدہ یہ اٹھا رہا تھا کہ وہ جو قرض کی انکوائری کمیشن بننا ہے جو محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کا آج اعلان تھا کہ اس کمیشن کے سربراہ کا اعلان اگلے ہفتے ہوگا. ٹی یو آر کی بات مراد صاحب بھی کر گئے. تو احسن اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں. احسن صاحب یہ قرضہ انکوائری کمیشن وزیر اعظم کی تقریر اعلان کیا، فردوس عاشق اوان صاحبہ کہتی ہیں کہ اگلے ہفتے اس کے سربراہ کا اعلان ہوگا اور مراد سعید کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو لے کے جایا جائے گا. تو اس کمیشن کے سامنے آپ اور آپ کے جو ماضی کے دوست ہیں وزراء، آپ جائیں گے، پیش ہوں گے؟ دیکھیے بہت اچھا ہے یہ کمیشن بنائیں. 10,000 ارب قرضہ ہمارے 5 سالوں میں لیا گیا، لیکن اس حکومت کے 1 سال میں 5,000 ارب قرضہ لے لیا گیا. جتنا قرضہ ہم نے 5 سالوں میں لیا تھا اس کا نصف یہ پہلے سال میں لے چکے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ اس حکومت کے دائرہ اختیار میں، اس کمیشن کے دائرہ اختیار میں ان کے قرضوں کو بھی شامل کیا جائے کہ یہ ان قرضوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم نے اگر 10,000 ارب قرضہ لیا تو اس سے ڈیم بنائے، اس سے سڑکیں بنائی، موٹر ویز بنائے، بجلی کے بحران کو حل کیا. ملک کے اندر ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے منصوبے. آسن صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ یہ ڈالر جو ہے آج پھر اس میں اس کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. 154 پہ ریکارڈ چلا گیا سر. آج تازہ ریٹ جو بتا رہا ہوں آپ کو. ڈالر کی پرائس بڑھنا بھی تو قرض بڑھا دیتی ہے نا جی. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ڈالر ہے
یہ تو یہ پرائم منسٹر نے تو یہ بات کہی کہ بڑا استحکام آ گیا ہے معیشت میں، جو رات کے 12 بجے انہوں نے تقریر کی. تو یہ ڈالر جو ہے وہ اگر اسی طریقے سے زیر و بم رہیں گے تو پھر کہاں تک معاملہ جائے گا؟ شامی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اناڑیوں کے ہاتھ ملک کی معیشت آ گئی ہے، سنگین ہماری قومی سلامتی کو خطرہ لگ چکا ہے. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے اوپر ایگریمنٹ کیا ہے کہ ڈالر اور روپی کو فری فال دینی ہے. یہ روپیہ لڑکے گا اور لڑکے گا، اس کے ساتھ پاکستان کے ترقی کے خواب بھی لڑکیں گے. اس لیے یہ حکومت جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے خطرہ بن رہی ہے. آپ صرف اس ڈالر کے کم چڑھنے سے آپ ڈیفنس بجٹ دیکھ لیجئے. جب ہم نے حکومت چھوڑی تو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ڈالر ٹرمز میں 9.5 ارب ڈالر تھا. آج پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ڈالر ٹرمز میں 7.9 ارب ڈالر ہے. چونکہ ڈیفنس کی پریکیورمنٹ تو آپ ڈالرز میں کرتے ہیں، باہر سے سامان لے کر آتے ہیں، اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں. اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اس میں ہمارے سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹ اسکالرشپس میں گئے ہوئے ہیں. وہ ڈالر مہنگا ہو گیا، الٹا انہوں نے 47 ارب سے اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹ کے 25-27 ارب کر دیا ہر طرف. بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب. وقت کی کمی، آپ سے ان تمام موضوعات پہ بات دیکھیں. جو انہوں نے الزام لگایا انہوں نے جواب دے دیا. ہمارا کام یہ تھا دونوں تصویر کے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سر بریک آ گئی ہے، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے تو پشاور ہائی کورٹ والا جو معاملہ ہے وہ ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب یہ کے پی کے سے خبر ہے جناب، جہاں پہ پشاور ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ان کے جو معاونین ہیں معاونین خصوصی اور مشیروں کی تعیناتی کو نوٹیفیکیشن ان کو معطل کر دیا، حکم امتناعی جاری ہے، کام کرنے سے روک دیا. یہ بنتے ہیں جی 2 معاونین خصوصی یعنی ایڈوائزرز اور 3 مشیروں کو انہوں نے کام سے روکا ہے. اجمل وزیر صاحب، ضیاء بنگش صاحب، عبد الکریم خان صاحب، حمایت اللہ خان صاحب اور کامران بنگش. یعنی یہ درخواست دی تھی یہ درخواست اے این پی کے ایک خوشدل خان صاحب، یہ ڈیپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، ابھی بھی ایم پی ہیں. ان کی درخواست تھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیبنٹ چونکہ مکمل ہے اور ان معاونین اور مشیروں کی موجودگی میں ان کو آفس سے سٹاف مراد دی جا رہی ہیں جو خزانے پر بوجھ کے مترادف ہے، لہٰذا ان کو کام کرنے سے روکا جائے. مگر کس دفعہ کے تحت؟ وہ بیچ میں آرٹیکل کئی تفصیل سے انہوں نے بیان اصل میں تو یہ تو وزیر اعلیٰ کو دیکھنا ہے نا کہ کابینہ مکمل ہے کہ نہیں ہے. کیبنٹ میں جو میری یا اس کو معاون کی ضرورت ہے یا نہیں. میری جو بات ہوئی اجمل وزیر صاحب سے پروگرام سے پہلے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس تو آلریڈی ایک منسٹر کم ہے اور ہمارے پاس یہ قانون 130 جو قانون کا شک ہے وہ بتاتی ہے آئین کی کہ ہم 5 مشیر رکھ سکتے ہیں. ہم نے تو 3 رکھے تھے، یعنی ایڈوائزر جو ہیں وہ 3 رکھے تھے، ابھی 5 بھی نہیں رکھے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے اسی پیرائے پر پنجاب میں بھی ایڈوائزرز موجود ہیں، کے پی کے میں بھی، سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی. وہاں وہ معطل تو ہو گئے نا وہاں وہ اجمل وزیر صاحب. ہاں وہ، لیکن اجمل وزیر صاحب کے پاس ایک البتہ نوٹیفیکیشن ابھی باقی ہے. یہ ایڈوائزر ٹو سی ایم تھے فار مرج ڈسٹرکٹ، جو قبائلی علاقوں کا انضمام ہونا تھا اس کے لیے. لیکن یہ کے پی کے سی ایم کے ترجمان بھی ہیں، ترجمانی موجود ہے. اب وہ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی واپس آ گئے. آج میں دیکھ رہا تھا گرج رہے تھے ٹی وی کے اوپر. تو بہرحال ہم نے رابطہ کیا تھا، اگر دستیاب ہوں گے اجمل خان وزیر صاحب تو ان سے بات کر لیں گے. یہ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے. وہ شکوہ یہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں نوٹس نہیں ملا، نوٹس نہیں دیا. یہ جو ان کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ بھی آفیشیل جو پوائنٹ آف ویو یہی رکھ رہے ہیں. مگر یہ تو پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نا. تو اگر ایسی کی صورت ہے تو پھر سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا. فی الحال یہ ایک صدمہ پہنچ گیا ہے وہاں کی حکومت. بالکل. اچھا جی، اب آپ نے آج آپ ڈاکٹر فرید احمد صاحب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیفنس بجٹ ہے نا یہ بہت سی پروڈکشن جو ہے ملک کے اندر بھی ہوتی ہے، اس لیے ڈالر کی کمی بیشی سے اس طرح متاثر نہیں ہوتا ڈیفنس بجٹ جس طرح احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں. یہ ڈاکٹر فرید صاحب کا اپنا نقطہ ہے، ایف سی کالج ماشاءاللہ، ڈاکٹر فرید ملک جو کوئلے کے آپ کو پتہ ہے نا ماہر بلائب. اچھا وہ آپ نے 3 آج برسوں کا ذکر کرنا ہے. آج دیکھیں ایک تو برسی ہے آج محترمہ بیگم رانا لیاقت علی خان کی، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. لیاقت علی خان ان کی یہ دوسری اہلیہ تھیں اور انہوں نے ہالینڈ میں سفیر رہیں، بعد میں گورنر رہیں، آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی، بڑی سماجی خدمات انجام دیں، تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا. اور ان کے اب دیکھیے جب قائد ملت لیاقت علی خان شہید ہوئے تو ان یہ جو مکان تھا ان کے پاس اپنا نہیں تھا اور ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اجازت دی 5 سال کے لیے سرکاری رہائش گاہ میں رہ سکتی ہیں.
کرائے کے بغیر جی. اور یہ وہاں رہیں اور ایک پوری پھر ہالینڈ میں سفیر بھی ہوئی ہماری اور محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا. یہ بھی ایک مثال ہے اپنے ہمارے سیاستدانوں کے سامنے بھی اور ہمارے لوگوں کے سامنے بھی. اور یہ جو ایک بڑے زمیندار بڑے جاگیردار تھے لیاقت علی خان، ان کی بیگم جو تھی انہوں نے اپنا کوئی مکان الاٹ نہیں کرایا، کوئی ان کے پاس مکان نہیں تھا. جب اس دنیا سے رخصت ہوئے کوئی کلیم داخل نہیں کیا تھا، اس وقت تک کوئی الاٹمنٹ نہیں کرائی تھی. اور یہ ان کو ہم یاد کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آج جو مہدی حسن جو ہیں بہت بڑے گلوکار ہمارے، ایسے لوگوں کا ذکر کرنا چاہیے. اور وہ جو ایک اپنی جگہ غزل گائکی کا سر ان کا کوئی ثانی، غزل گائکی میں ثانی نہیں تھا، وہ بھی رخصت ہوئے آج کے دن. جی 2012 میں ان کی آواز جو ہے آج بھی ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے. کیا ہے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن. ایسا معلوم ہوا کہ لوگوں نے فیض کی غزل ان کے نام ہی منسوب کر دی. اور یہ سشما سوراج جو تھیں، جب ہم آگرہ گئے تو انہوں نے ایک کہا چوری تو نہیں کی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، چوری تو نہیں کی ہے، کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے. یہ بھی غزل گائی ہے انہوں نے اکبر کی، جو گایا امر. انہوں نے کہا سشما نے جیسے مہدی حسن صاحب نے کہا ہے، انہوں نے سمجھا یہ انہی کی غزل ہے. اور ایک ہمارے رانا نظر الرحمان، وہ انجمن شہریان لاہور کے سربراہ تھے، بڑے اسلامی جمعیت طلبہ کے بانیوں میں شمار تھے، بڑے سیاسی کارکن، پی ڈی پی میں رہے، نصر اللہ خان کا ساتھ دیا، ایک عمر بر چودھری محمد علی کے ساتھ رہے، جمہوریت کی لڑائی لڑی. ان کی بھی آج دوسری برسی ہے. کوئی 90 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا. اور میں جو لاہور شہر میں جب دفتر کی تلاش میں نکلا بھٹو صاحب کے دور میں، کوئی دفتر کرائے پہ دینے کو تیار نہیں تھا. انہوں نے اپنی جو بلڈنگ تھی رانا چیمبرز، اس کے دروازے کھولے میرے اوپر اور مجھے جگہ فراہم کی. تو ایک بڑا تعلق رہا، اگرچہ ہر وقت وہ لڑتے تھے، بحث کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، جتنے بھی ہمارے پڑے لیکن ان کو ہم یاد کر رہے ہیں. اللہ ان سب کو کی مغفرت کرے. اب میں آتا ہوں واپس شامی صاحب، وہ جو ہمارا ملکی سیاست کا موضوع تھا، جہاں میں نے بتایا کہ وہ قرضہ کمیشن کے بعد بڑی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے. تو محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ بولنی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس بھی تھی. پہلے میں آپ کو سناؤں گا کہ بجٹ کے اوپر محترمہ نے کیا تجویز دی ہے. وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں تو ہمارے شاہد غاغان عباسی ہے نا، میں وہ بھی سنا رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کمیشن ہونا چاہیے جو ان کا معائنہ کرے. وہ بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ 12 بجے رات کو جو تقریر کی ہے اس سے بڑے سوالات پیدا ہو گئے. میں پہلے سنا رہا ہوں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کیا مشورہ دے رہی ہیں بجٹ پہ عوام کو. وزیر اعظم پاکستان نے بجٹ میں جو ترجیحات طے کی ہیں وہ آپ کی آنے والی نسل کے لیے اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے اس میں کچھ کڑوی گولیاں ضرور ہیں، لیکن وہ شوگر کوٹڈ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکلیں تاکہ اس کی کڑواہٹ محسوس نہ ہو، لیکن آرام ضرور آئے. میں پوری امید ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ ایک ایسی، لیکن وہ المیہ یہ نا کہ وہ شوگر بھی تو تقریباً 4.25 روپے کلو اضافہ ہو گیا. وہ اسحاق ڈار صاحب نے تو پیغام جاری کیا ہے کہ بھائی یہ 17,000 ارب کا قرضہ ہے، 24,000 ارب کا قرضہ ہی نہیں ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 8,000 خود نمبر دیے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان، جو خاکان 8,000 کہتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بڑا 9,000 ارب روپیہ ان کے دور میں بڑا. لیکن اب وزیر اعظم تو کچھ اور ہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں غلط ہے فگر. چلے یہ تو آپ ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے شاید خاقان عباس صاحب کو کوٹ کیا کہ جی 12 بجے وہ تقریر تو بہت پہلے ریکارڈ ہو چکی تھی، وہ ایڈٹ ہوتے ہوتے پروسیس ہوتے ہوتے تب چلی. اور دوسری بات یہ 12 بجے ہوئی نا رات کے، اس سے ایک بات اور بھی تو ثابت ہوتی ہے نا کہ کتنے مستعد، چوکس اور 24 گھنٹے اویلیبل وزیر اعظم ہے. ایسا نہیں ہے کہ شام 7 بجے وزیر اعظم آفس بند کی اور سو گئے جا. میرا خیال ہے آپ کو بھی ترجمان اگر مقرر کر دیا جائے وزیر اعظم کا، یہ نہیں داد کی بات، وزیر اعظم ہاؤس لے لیے اجمل وزیر داد دینی چاہیے. باقی جو ترجمان ہیں ان کو بڑا غصہ آئے گا آپ کی اس بات پر. آپ تو مت لگتا ہے کہ یہ فیکٹ نہیں ہے کہ اگر وزیر اعظم دیکھیں یہ قابل امیدوار ہو گئے، میری بات سنیں، یہ قابل ستائش نہیں ہے کیا دن رات کا. ہاں اگر دن وہ کہہ رہے ہیں 8 چھٹیاں کی ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، 8 چھٹیاں کی جب سے وہ ہیں، تو یہ قابل ستائش ہے نا. اس کا مطلب وہ کام کر رہے ہیں. قوم تو دن رات اچھی بات، اس کی تعریف کرنی چاہیے. قوم تو رات کو سو رہی ہوتی ہے نا، اچھی بات ہے. قوم کو سونا چاہیے
हुक्मरानों को जागना चाहिए। अच्छा सोते, उन्हें वो कहा ना हफीज का शेर है, हमारे जो बड़े थे ना जी, क्या वो भी जानिए, जी उनका क्या जानिए ये क्या खोएगा, क्या जानिए ये क्या पाएगा। मंदिर का पुजारी जागता है, मस्जिद का नमाजी सोता है। ठीक है। अच्छा, वो अजमल वजीर साहब का अनाउंस हमारे नगर अजमल वीकअप देते, वो हमारे मोदी साहब जो हैं वो नहीं, वो टेलीफोन लाइन पे आ गए, किर्गिस्तान बात गए करें। हैं हाँ। और वो कह रहे थे हमारी स्पेस, हमने कहा था आप गुजर के जाइए, उन्होंने कहा मैं नहीं गुजरता यहाँ से, मर्जी उनकी, ना गुजरे, और उन्होंने कहा मैं बस ना गुजरे, बस नहीं कोई गुजरा, बात मैं नहीं। मिलता भी नहीं हूँ, चले, ना मुलाकात से भी इनकार है, ना मिले। हाँ जी। अब मैं चूंकि तर्जुमान तो उस वक्त मिल नहीं रहे थे, अब उनका क्या करें, अभी तर्जुमान। आ गए सीएम KPK के तर्जुमान जनाब अजमल खान वजीर साहब बिलाकर टेलीफोन लाइन पर तशरीफ लाए। हुजूर, ये आपके मुआवनीन और मुशीरों की छुट्टी हो गई, ये क्या मामला हुआ, क्यों आपसे हुआ? अफसोस, अज़हार अफसोस करना था आपसे। शामी साहब, जावेद भाई, असल में मसला ये हुआ है कि ये जो आज ये हाई कोर्ट में कोई वो हुआ था केस, इस हवाले से फिर जब हमने मालूम किया तो हमने अपने एडवोकेट जनरल साहब से पूछा, तो इसमें कोई नोटिस हमें नहीं हुआ है कि जिसके ऊपर हमें पता हो कि इसमें ये जो कुछ भी है, ये नोटिफिकेशन हुआ है या ये जितने भी 3 एडवाइजर और 2 स्पेशल असिस्टेंट है, ये बिल्कुल आइन और कानून के ऐन मुताबिक हुए हैं जो हमें पता है। बकाया जहाँ तक हम हाई कोर्ट की इज्जत करते हैं जो भी फैसला है, लेकिन इसमें ये जरूर है कि हमारा ये प्ली है कि इसमें ना हमारा मौक़िफ़ सुना गया है, ना हमारे हुकूमत का मौक़िफ़ अजमल सुना साहब, गया फिर ये है। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। देखिए, हम तो नहीं है हुकूमत का, मैं तो अभी खुद भी जो है ना अभी वजीरिस्तान से आया हूँ, वहाँ पे वो जो हालात है आपको पता है, क्योंकि मैं तो वहाँ का, एक तो मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान हूँ, ये अलग से वो है, वो एडवाइजर हूँ मैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा ये बताइए, इलेक्शन होंगे वहाँ 20 जुलाई तक हो जाएंगे? वो जो इलेक्शन कमीशन को हमने रिजर्वेशन भेजे हुए, वो कल उन्होंने उसमें 18 दिन की तोसी कर ली। यहाँ पे हालात को हम देखेंगे, क्योंकि हमने ये इंश्योर कराना है कि जो कैंडिडेट है वो कम से कम अपने इलेक्शन, खास कर मैं साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान के हवाले से कह रहा हूँ कि वहाँ पे कम से कम लेवल प्लान तो मिले। इस वक्त मुखालिफ कह रहे हैं कि आप भाग रहे हैं इलेक्शन से। नहीं, हम कोई नहीं भाग रहे हैं, ये इलेक्शन हम बिल्कुल उसके लिए भाई हुकूमत तैयार है, हमें कोई मसला नहीं अच्छा, है। चूंकि आप ताखीर से आपने हमें रिस्पॉन्ड किया, इसलिए अब वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। पहले अगर लाइन मिल जाती तो इन मामलों पे बड़ी तफसील से आपसे बात होती। फिर किसी और रोज़ इजाज़त दीजिए नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.